डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 141। वो फैन झोंक के पिता थे, जो खुद भी एक युवा थे और हर चीज के लिए अपने माता पिता पर निर्भर थे, इसलिए उन्होंने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी प्रेमिका से रिश्ता तोड़ लिया, उनकी अरेंज मैरिज हुई और शादी के बाद उन्होंने एक स्थिर जीवन व्यतीत किया। फैन झोंक का जन्म उसी समय हुआ था। उसकी पूर्व प्रेमिका ने जब कोई उम्मीद न देखी, तो उसने किसी और को ढूंढ लिया और 2 साल के भीतर ही दोबारा शादी कर ली। उनकी पूर्व प्रेमिका से हुई यह शादी पिछली शादी की तुलना में अधिक समय तक चली, यानी 5 साल तक। 5 साल बाद उसने दोबारा तलाक ले लिया और फैन झोंक के पिता के पास वापस चली गई। तब तक फैन झोंक की उम्र 9 साल हो चुकी थी। उसे याद था कि उस समय उसके माता पिता हर दिन झगड़ते थे। उसके पिता का मेरी माँ के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं होता था, और मेरी माँ भी शादी के इतने सालों में परिवार के प्रति उसके पिता के उदासीन रवैये से तंग आ चुकी थी, इसलिए वे सीधे सीधे लड़ने लगते थे। ये सिलसिला 2-3 साल तक चला, और जब फैन झोंग ने जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लिया, तब उनका तलाक हो गया। फैन झोंग के दादाजी इतने क्रोधित हुए कि वे बीमार पड़ गए और जल्द ही उनका निधन हो गया। इसके बावजूद फैन झोंग के पिता ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। तलाक के बाद वह सीधे अपनी पूर्व प्रेमिका को लेकर शहर छोड़कर चले गए और कहा कि वह बाहर जाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। जहां तक फैन झोंक की मां की बात है, चूंकि उनके माता पिता अब जीवित नहीं थे, और फैन झोंक की दादी के आग्रह पर दादी, मां और पोते की 3 पीढ़ियां वहीं रहती रहीं। हालांकि उसके बाद से फैन झोंक की मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कहावत के अनुसार एक कदम आगे बढ़ना स्तन अतिवृद्धि है, एक कदम पीछे हटना डिम्ब ग्रंथि सिस्ट है। एक महिला का गुस्सा इन दो जगहों पर प्रकट होता है। वो कुछ ही वर्षों तक जीवित रहीं और उसी वर्ष उनका निधन हो गया जब फैन झोंग ने अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी। फैन झोंग और उनकी दादी एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोए। अगले दिन उनकी दादी ने दस्तावेजों का एक ढेर लिया और फैन परिवार के पुराने घर को फैन झोंग के नाम पर स्थानांतरित कर दिया। परिवार में केवल एक ही रिश्तेदार बचा होने के कारण फैन झोंग विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद अपने गृहनगर में ही रहकर आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि उसकी दादी अभी भी काफी स्वस्थ थी, फिर भी वह ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार वही उसकी आखिरी बची रिश्तेदार थी। बात बस इतनी सी है कि उसे कभी कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली। अप्रत्याशित रूप से साल की शुरुआत में उनकी छोटी सी गली में एक छोटा सा रेस्तरां खुला, और यह उनकी दादी थी जिन्होंने सड़क पर घूमते समय भर्ती का बोर्ड देखा और यंगस्टर और काई शियाहुआ को इसे आजमाने के लिए कहा। अंततः ये पता चला कि वहां जाना वास्तव में सही निर्णय था। शुरू में फैन झोंग और काई शियाहुआ का वेतन क्रमशः 3,000 और 2,005 था। घर के पास काम करने का मतलब था कि अगर कुछ हो जाए तो वे तुरंत वापस आ सकते थे, और वे इससे काफी संतुष्ट थे। आखिरकार पूर्वोत्तर चीन में एक औसत व्यक्ति का वेतन केवल 3 से 4 हजार ही होता है। अप्रत्याशित रूप से रेस्तरां का कारोबार अच्छा चल रहा था, और बाद में ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई, इसलिए दोनों का वेतन बढ़कर 5,000 हो गया। 5,000 युआन, यानी उन दोनों की मासिक आय 10,000 युआन थी। और वे खाने पर पैसे खर्च नहीं करते थे, उनका अपना घर था, साथ ही वे हर दिन काम करते थे, इसलिए उनके पास पैसे खर्च करने का समय नहीं होता था। वे उस 10,000 युआन में से हर महीने 8 या 9,000 युआन बचा लेते थे। काई शियाहुआ के माता पिता पहले अपनी बेटी और फैन झोंग से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी बेटी बहुत जिद्दी है और फैन झोंग उसे बहला फुसला रहा है। अब जब उन्हें पता चला कि यंगस्टर और शियाहुआ अच्छा कर रहे हैं और भविष्य की योजनाओं के लिए लगन से पैसे बचा रहे हैं, तो उनका रवैया नरम पड़ गया। उन्होंने योजना बनाई थी कि अगले साल तक वे लगभग 1 लाख युआन बचा लेंगे, और मेरी मां द्वारा छोड़ी गई बचत से वे अपने ससुर के घर जाकर सगाई का उपहार अग्रिम रूप से दे देंगे। जहां तक उनके पिता की बात है, हालांकि उन्होंने कभी परिवार से संपर्क नहीं किया, लेकिन उनके बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहती थी। कहा जाता है कि अपने पिता के तलाक के बाद
उन्होंने उस महिला से शादी कर ली और दोनों दूसरे शहर चले गए। उनके पिता ने वर्षों से जमा की गई रकम से एक सुपरमार्केट खोला और उनका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। इसके अलावा उस महिला के 2 बच्चे थे, पहली एक लड़की और दूसरा एक लड़का। दंपति की कोई और जैविक संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला। ये खबर मुझे उसी साल मिली जब मेरी माँ का निधन हुआ था, क्योंकि उनके पिता ने अपनी सौतेली बेटी की शादी कर दी थी और दहेज के रूप में उसे लगभग 1 लाख युआन की कार भी दी थी। दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करना, यहाँ तक कि उनकी शादी के लिए पैसे देना, फिर भी अपने ही खून के रिश्ते को नजरअंदाज करना, बच्चों के पालन पोषण के लिए एक पैसा भी न देना, ये किस तरह का घिनौना इंसान है। सच जानने वाले सभी लोग गुस्से से भड़क उठे और लगातार गालियां बकते रहे। पहले तो कुछ पड़ोसियों के दूसरे पक्ष से थोड़े बहुत दोस्ताना संबंध थे, लेकिन इस घटना के बाद उन सभी को उनकी पत्नियों ने खूब खरी खोटी सुनाई। अगर आप दोबारा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो आपको घर वापस आने की जरूरत नहीं है। पड़ोस के उन सभी पुरुषों ने स्वाभाविक रूप से अपनी छाती थपथपाई और वादा किया कि वे फिर कभी दूसरे पक्ष से पंगा नहीं लेंगे। वे इतने बड़े मूर्ख नहीं बन सकते थे। अरे बाप रे, ये तो जैसे किसी के नितंब पर छोटा सा चाकू लग गया हो, आंखें खुल गईं। जियांग हाओ ने हैरानी से कहा, नहीं, क्या सच में इतने निस्वार्थ लोग होते हैं? क्या उन्हें दूसरों के बच्चों को पालना इतना पसंद होता है? अगर उनका अपना एक और बच्चा होता, तो मैं समझ सकता था। शायद वह अपनी प्रेमिका को बच्चे को जन्म देते हुए नहीं देख सका। फैन झोंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लेकिन दूसरे तो तैयार हैं, उनके पास 2 हैं। जियांग हाओ अवाक रह गया। मेरे पिता और मेरी माता से भी अधिक। अरे, तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है? मुझे बताओ। फैन झोंग को भी दिलचस्पी हो गई। आह, मेरे माता पिता पक्षपाती हैं। हमारे परिवार में 3 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई उनका लाडला है, उनका अनमोल खजाना है, और पूरे परिवार के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। मेरे दूसरे भाई को मिलने वाला ध्यान आधे से भी कम है। और मेरी बात करें तो मैं तो मानो अदृश्य ही हूँ। जियांग हाओ ने आत्मनिंदा करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अगर मैं कुछ वर्षों तक घर नहीं गया, तो वे ये भी नहीं भूलेंगे कि मेरा अस्तित्व भी है। हर परिवार की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। फैन झोंग ने जियांग हाओ के कंधे पर थपथपाया और आह भरी। क्या बॉस के परिवार में कोई परेशान करने वाली समस्या है? बताओ तो सही। भाई, ये जहाँ सोया हुआ ड्रैगन होता है, वहाँ एक नवोदित फीनिक्स जरूर होता है। आप सभी अद्भुत वार्ताकार हैं। उसके परिवार में ऐसा नहीं है। अंकल बाई बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी आंटी भी अच्छी हैं। उनकी एक छोटी बहन भी है, जो इस साल जूनियर हाई स्कूल के 3रे साल में होगी। वो बहुत ही सलीकेदार और समझदार है। जियांग हाओ ने कहा, बाई ये के परिवार में गरीबी के अलावा कोई कमी नहीं है। उस समय वे सचमुच बेहद गरीब थे। हम हाई स्कूल में सहपाठी थे और एक ही छात्रावास में रहते थे। हर हफ्ते हम दोनों के पास अचार की एक एक बोतल होती थी और हम उसे आपस में बांटते थे। लेकिन अब जीवन बहुत बेहतर है। भाई ये ने सिर हिलाया। मुझे ईर्ष्या हो रही है। हाँ, ईर्ष्या करने की क्या बात है? जुलाई या अगस्त आते ही तुम पहाड़ों पर जाकर मशरूम और फल तोड़ सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्थानीय व्यंजन लेकर आऊंगी, भाई ये ने कहा। संयोगवश मैं भी उसी समय अपने गृहनगर लौट रही हूंगी। आप अपने गृहनगर क्यों लौट रहे हैं? मेरी बहन की इस साल हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा है। हमारे प्रांत की परीक्षा जुलाई में है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वापस जा रही हूँ, भाई ये ने कहा। तुम अपने गृहनगर वापस जा रहे हो, हमारा क्या होगा? फैन झोंग ने अचंभित होकर पूछा। बिल्कुल, तुम दुकान पर रुकोगे और मेरे लिए पैसे कमाओगे। भाई ये ने फैन झोंग के कंधे पर थपथपाया। बिल्कुल नहीं, फैन झोंग ने झट से कहा। उसके बगल में बैठा जियांग हाओ जोर से हंस पड़ा। अगले दिन भाई ये की दुकान में एक और ग्राहक आया। ये वांग जाई था। वांग जाई अब उनका नियमित ग्राहक बन गया था। वह लगभग सप्ताह में एक बार आता था और हर बार दिल खोलकर भोजन करता था। कभी कभी वह लाइव स्ट्रीम करता था, कभी कभी वह सिर्फ भोजन करने आता था, और कभी कभी वह अपने कुछ अच्छे दोस्तों को भी साथ लाता था। लेकिन जब से बाई ये के यहाँ देर रात तक नाश्ता मिलने लगा था, वांग जाई वहाँ नहीं गया था। उसने सुना था कि वह किसी शो में हिस्सा ले रहा है और कई शहरों की यात्रा कर रहा है, घर पर नहीं है। आज सुबह तड़के वांग जाई ने बाई ये को फोन करके पूछा कि क्या वह सुबह वहाँ मौजूद रहेगा।
क्योंकि वांग जाई को पता था कि बाई ये की दुकान में अब कई शेफ हैं, इसलिए मालिक होने के नाते बाई ये को हर दिन दुकान पर रहने की जरूरत नहीं थी और वह कभी कभी बाहर घूमने चला जाता था, या तो सामग्री खरीदने के लिए या फिर स्वयं भोजन पहुंचाने के लिए। दरअसल अगर कोई अत्यावश्यक काम न होता तो बाई ये आमतौर पर बाहर नहीं जाते थे। वे या तो वे झाओ को शानदार व्यंजन बनाना सिखाते या फिर चाकू चलाने का अभ्यास करते। वे एक धैर्यवान व्यक्ति थे। वांग जाई के आने की जानकारी होने पर उसने कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। संयोगवश बाई ये पिछले कुछ दिनों से खाली बैठा था और नए व्यंजनों के बारे में सोच रहा था। हालांकि वह बेंटो बॉक्स फास्ट फूड का व्यवसाय चलाता था, फिर भी ग्राहकों को नयापन का एहसास दिलाने के लिए मेनू को समय समय पर अपडेट करना आवश्यक था। अन्यथा एक रस मेनू अंततः उबाऊ हो जाएगा। हाल ही में बाई ये खट्टे और मसालेदार स्वादों पर शोध कर रही थी, जो गर्मियों में और भी स्वादिष्ट लगेंगे। वांग जाई वाकई एक फूड स्ट्रीमर थे, लेकिन वे सिर्फ खाते ही नहीं थे बल्कि खाने को समझते भी थे। उनके लिए नए व्यंजन चखने और प्रतिक्रिया देने का यह एक अच्छा अवसर था। वांग जाई 10 बजे से पहले ही पहुंच गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ थके हुए लग रहे हो? वांग जाई को देखकर बाई ये ने अनजाने में कहा। अरे इस बारे में तो बात ही मत करो। शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने एक वैरायटी शो में काम किया और कई प्रांतों की यात्रा की। पैसे तो ठीक ठाक थे, लेकिन चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई थी। वांग जाई ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। ठीक है, मुझे बताओ। अगर मैं सहमत हो सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाऊंगा, बाई ये ने कहा। देखते ही देखते वे एक दूसरे को कई महीनों से जानने लगे थे और उनके बीच अच्छी समझ विकसित हो गई थी। खासकर खाना पकाने के मामले में वे काफी अच्छे से घुल मिल गए थे। बात कुछ ऐसी है, मुझे पता है कि आप फास्ट फूड बेंटो का बिजनेस चलाते हैं, लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति है। मेरे एक अच्छे दोस्त की शादी हो रही है और वे आपको शेफ के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। शादी की दावत, बाई ये ने दोहराया। क्या ये किसी होटल में आयोजित नहीं होनी चाहिए? शादी की दावतों की बुकिंग हमेशा पहले से ही कर ली जाती है। कुछ लोग कुछ महीने पहले ही बुकिंग करवा लेते हैं, जबकि पहले के लोग तो एक साल पहले ही बुकिंग करवा लेते थे। होटल बुक हो चुका है। लेकिन होटल सिर्फ कुछ दोस्तों वगैरह के लिए है। उनके पैतृक शहर के रिश्तेदार स्थानीय स्तर पर एक प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग उन होटलों में नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि गांव के भोज का स्वाद बेहतर होता है, आप जानते हैं ना। वांग जाई ने हाथ जोड़कर विनती की। प्लीज प्लीज, आज राष्ट्रीय दिवस है। दरअसल बाई ये ने आखिरकार वांग जाई के बोलने का इंतजार किया। दरअसल मैं शादी और जन्मदिन की दावतों का भी आयोजन करता हूँ। वांग जाई की हरकतें थम गईं और वह तुरंत पास ही बैठ गया। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे डर था कि तुम मानोगे नहीं। बहुत बढ़िया, मैं अब अपने बड़े भाई को फोन करता हूँ। रुको, मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी है, पर अभी जल्दबाजी मत करो, बाई ये ने वांग जाई का हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ बातें हैं जिन्हें हमें पहले ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। आखिर मैं पूर्वोत्तर का शेफ हूँ और मैं सिर्फ छोटे रेस्तरां में मिलने वाले घरेलू व्यंजनों में ही माहिर हूँ। अगर तुम्हारे दोस्त की शादी की दावत भव्य है, तो शायद मैं उसे संभाल न पाऊं। पूर्वोत्तर का खाना बढ़िया है। क्या हम पूर्वोत्तर से नहीं हैं? हम व्यंजनों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पहले मैं उन्हें ये खबर बता दूं। वांग जाई ने दूसरे व्यक्ति को फोन किया और संपर्क होने के बाद उसने यहां से सारी जानकारी दी, जिसमें विशेष रूप से बाई ये के शब्दों का भी उल्लेख किया गया। दोनों के बीच कुछ बातचीत के बाद वांग जाई ने बाई ये की ओर मुड़कर कहा, मेरे बड़े भाई आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है। बाई ये ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज बहुत स्थिर थी। उन्होंने थोड़ी देर बात की और जल्दी ही एक समझौते पर पहुंच गए। दूसरी पार्टी पहले एक मेनू तैयार करेगी, जो बहुत विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं होगी, बस उसमें शादी के भोज के लिए सभी व्यंजनों की सूची होनी चाहिए। फिर बाई ये देखेगा कि क्या वह उन्हें बना सकता है, और यदि वह बना सकता है, तो वह काम स्वीकार कर लेगा। जब तक वे व्यंजन बनाए जा सकते थे, बाई ये बाकी की कमी को अपने विशेष व्यंजनों से पूरा कर सकता था। फोन रखने के बाद वांग जाई ने राहत की सांस ली। आह, इतनी जल्दी उठना सार्थक रहा। सच कहूं तो मैं कल रात 11 बजे तक घर नहीं लौटा था
और जब तक मैंने सब कुछ समेटना खत्म किया, तब तक लगभग 2 बज चुके थे। मेरे भाई ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। जब मैं शो में था, तो वो ब्रेक के दौरान मुझे फोन करता था। डायरेक्टर ने तो मुझसे ये भी पूछा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें शादी के लिए जल्दी करने को कह रही है? हा 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 हा। बाई ये जोर से हंसी। हम अभी शादी की दावतों के बारे में बात कर रहे थे। अगर निर्देशक ने उनकी आवाज सुनी, तो दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा। क्या यह मेरे लिए आसान है? वांग जाई ने सिर हिलाया और आह भरी। तो आप बाद में आ सकते थे, मैं तो पूरे दिन यहीं हूँ। बाद में आऊं? क्या इससे मेरा खाना छूट नहीं जाएगा? बाई ये हंसते हुए बोली, तो क्या आप आज यहाँ 3 बार खाना खाने की योजना बना रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। वांग जाई ने सिर हिलाते हुए कहा, 4 टाइम का खाना। क्या यहाँ रात के खाने के स्नैक्स नहीं मिलते? मैं हमेशा से उन्हें खाना चाहता था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय से बाहर था। बहुत बातें हो गईं, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। बाई ये उठी और पीछे वाले रसोई घर में गई। फिर उसने वांग जाई के लिए सोया सॉस में तले हुए चावल की एक प्लेट बनाई। हालांकि वांग जाई ने मुंह से कहा, सिर्फ फ्राइड राइस, लेकिन उसके हाथों ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। खाते खाते उसने बीच बीच में तारीफ करते हुए कहा, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। तली हुई चावल की बड़ी प्लेट खत्म करने के बाद वांग जाई ने संतुष्टि से अपना पेट थपथपाते हुए कहा, बाय ये, आपकी कला वाकई लाजवाब है। आप कहते हैं कि यह सिर्फ सोया सॉस वाली तली हुई चावल है, लेकिन आप इसे बनाते समय इतना स्वादिष्ट कैसे बना लेते हैं? वांग जाई खुद को काफी घुमक्कड़ और खान पान का अनुभवी मानता था। इतना कुछ खाने के कारण उसे काफी कुछ समझ आ गया था। वो खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों और मसालों को मोटे तौर पर पहचान सकता था। लेकिन बाय ये ने जो खाना बनाया था, वो बहुत ही साधारण था। सिर्फ चावल, अंडे, हल्का सोया सॉस और थोड़ा सा एमएसजी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नमक भी नहीं डाला हो, क्योंकि हल्के सोया सॉस का नमकीनपन और उमामी स्वाद ही एक प्लेट फ्राइड राइस के लिए काफी था। सचमुच इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन इतनी सरल सामग्रियों के साथ बाई ये का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होता था? इसमें तीखापन और मसाले बिल्कुल सही मात्रा में हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट है, बाई ये ने सच्चाई से कहा। तीखापन और मसाला, एकदम सही। वांग जाई ने धीरे से बुदबुदाते हुए खुद से दोहराया। फिर अचानक एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसे असल में कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए, इस फ्राइड राइस में कितनी सोया सॉस और कितना नमक डालना चाहिए? जब तक आंच और मसाले बिल्कुल सही हों, ये वाक्यांश सुनने में सरल लगता है, लेकिन हम लोगों के लिए यह शायद सबसे कठिन हिस्सा है। ये सुनकर बाई ये भी हैरान रह गया। एक उचित मात्रा, एक छोटी मात्रा। व्यवस्थित प्रशिक्षण के बाद बाई ये ने भी पाया कि वह अब एक बहुत ही रहस्यमय अवस्था में था। मसाले कब और कितनी मात्रा में डालने हैं, ये सब उसे सहज रूप से आता था। उसे यह मापने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि कितनी मात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि खाना बनाना शुरू करने से पहले ही उसे सामग्री का स्वाद पता था। ये सिर्फ सोया सॉस फ्राइड राइस के लिए ही नहीं था, यह अन्य व्यंजनों के लिए भी वैसा ही था। वर्चुअल टीचर द्वारा मसालों के बारे में दिया गया मार्गदर्शन केवल इस व्यंजन में इतना नमक और इतना सोया सॉस डालें जैसा सरल नहीं था, बल्कि उन्होंने पहले उसे सभी सामग्रियों का स्वाद चखाया। चखते समय उसे शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को भी ध्यान से सुनना पड़ा कि जब ये सामग्रियां और मसाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उसे स्वयं भी इसे आजमाने के लिए कहा गया। इस प्रक्रिया में ही बहुत लंबा समय लग गया। परिणामस्वरूप सामग्रियों पर उनकी पकड़ वास्तव में उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। बाई ये के जवाब पर वांग जाई ने बस आंखें घुमाते हुए कहा, ये तो कुछ ना कहने जैसा है। लेकिन मैं समझता हूँ, हर व्यंजन अलग हो सकता है। हो सकता है स्वाद एक जैसा हो, लेकिन साइड डिश और मसाले डालने का समय अलग अलग हो। आप सही कह रहे हैं। बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। खाना बनाते समय मुझे पता होता है कि कितना डालना है, लेकिन अगर आप मुझसे बिना किसी विशेष निर्देश के अभी पूछें कि कितना डालना है, तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि उचित मात्रा। तो वो कृत्रिम खाना पकाने वाली मशीनें खाना तब तक ही पकाती हैं जब तक वो पूरी तरह पक न जाए। ये लोग सटीक नियंत्रण और स्वादिष्टता की बातें करते रहते हैं, ये तो सरासर बेवकूफों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते।
आखिरकार ज्यादातर लोग मुख्य रूप से पेट भरने के लिए खाते हैं, और अगर स्वाद ठीक है तो कोई बात नहीं। वे हर भोजन को एक शानदार अनुभव होने की मांग नहीं करते हैं। ये सच है। ये कर्मचारियों के लंच वगैरह के लिए हैं। अगर ये ठीक ठाक, साफ सुथरे और हाइजीनिक हैं, तो काफी है। वांग जाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी सोच गलत थी, हर कोई मेरी तरह इतना नखरे वाला नहीं होता। अच्छा हुआ कि आपको पता है। बस करो ये सब। क्या तुमने फोन पर नहीं कहा था कि मेरे लिए कुछ नए व्यंजन हैं? वांग जाई ने जोर देकर कहा, लाओ उन्हें, किस बात का इंतजार कर रहे हो? बाई ये ने संदेह भरी निगाहों से उसके पेट को देखा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे अभी भी खा सकते हो? लगभग हो जाएगा, पहले तुम बना लो, बन जाने के बाद मेरे पास जगह होगी। ठीक है, बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, आप चाहें तो सोडा या बियर ले सकते हैं, ये सभी ठंडी हैं। मुझे नजरअंदाज करो, वांग जाई ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। वह धीरे धीरे चलकर दा बाइली सोडा की एक बोतल लेने गया, फिर फैन झोंग के पास जाकर उससे बातचीत करने लगा। आपकी दुकान में आजकल कारोबार कैसा चल रहा है? अरे यार, हर रात ढोल बजते हैं, पटाखे फूटते हैं, झंडे लहराते हैं और हर जगह भीड़ ही भीड़ होती है। इतने सारे लोग। ठीक है, नाटक करना बंद करो। क्या सच में इतने लोग हैं? वांग जाई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अब भी यकीन नहीं हो रहा। क्या आपको पता है कि यहाँ देर रात नाश्ता करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है? हर रात हम सैकड़ों चिकन के टुकड़े और 100 से ज्यादा बियर की बोतलें बेचते हैं। रात के 10 या 11 बजे तक काम चलता रहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे छोटे मालिक ने बंद करने का समय सीमित कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि खाने वाले लोग आस पड़ोस के लोगों को परेशान कर सकते हैं। आखिर हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट रिहायशी इलाके में ही तो है। ठीक है, तो मुझे आज रात खुद जाकर देखना होगा। वैसे क्या आपको पता है कि बाई ये कौन सा नया व्यंजन बना रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। पीछे की रसोई में बाई ये एक कटोरा लेकर आए और उसमें से एक टुकड़ा उंडेल दिया। वी झाओ अपने द्वारा पकाए जा रहे मांस को देख रहा था। आज के मुख्य व्यंजन थे चिकन के टुकड़े, धीमी आंच पर पकाया हुआ मेमना और मैकेरल मछली। बाई ये को एक बर्तन में कुछ करते हुए देखकर वो उसके पास आया। बाई ये गे, यह क्या है? ये शकरकंद के स्टार्च से बने आटे के ब्लॉक हैं। बाई ये ने आटे के टुकड़े को व्यवस्थित किया और चाकू से छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट दिया। आटे के टुकड़े, इन्हें कैसे खाते हैं? वी झाओ ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या इन्हें काटकर मांस के साथ भूनते हैं? नहीं, इन्हें धीमी आंच पर तब तक तलें जब तक कि चारों तरफ से कुरकुरी परत न बन जाए, फिर ये तैयार हैं। बाई ये ने कहा, तलने के बाद ये नर्म और चबाने लायक हो जाते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। अरे, मुझे भी थोड़ा चाहिए। तुम्हें कुछ मिलेगा, बाई ये ने कहा, फिर वे झाव के बगल में एक नॉन स्टिक पैन रखा, उसमें तेल की एक परत डाली और तलना शुरू कर दिया। क्या इन्हें सख्त होने तक तलना जरूरी है? मुझे लगता है कि ये बीजिंग के गुवानाचांग तले हुए स्टार्च सॉसेज की तरह हैं। काफी हद तक एक जैसे हैं, वो कॉर्नस्टार्च से बने होते हैं। लेकिन गुवानाचांग सख्त होता है, और तलने पर बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म होता है। तला हुआ आटा गुवानाचांग से कहीं ज्यादा नर्म होता है। बाई ये ने बड़ी कुशलता से पैन में आटे के टुकड़ों को पलटते हुए कहा, इन्हें बार बार पलटना होगा। अगर आप जल्दी जल्दी पलटेंगे तो ये तले में चिपक सकते हैं और कुरकुरी परत पैन पर ही रह जाएगी। अगर आप बहुत धीरे पलटेंगे तो परत बहुत मोटी और सख्त हो जाएगी और स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। वी झाओ ने सिर हिलाया और बगल में खड़े होकर गंभीरता से नोट्स लेने लगे। वी जाओ जाओ, तिल का पेस्ट मिलाओ और थोड़ा लहसुन बारीक काटकर तैयार करो, इसे अच्छे से मिला लो। लहसुन का पेस्ट नहीं, लहसुन का पेस्ट सारा रस निचोड़ लेता है। मुझे बारीक, दानेदार बनावट चाहिए। समझ गया। तिल का पेस्ट ठंडे व्यंजनों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पेस्ट से थोड़ा पतला होना चाहिए। समझ गया, वी झाओ ने थोड़ी दूर से जवाब दिया। बाहर, वांग जाई ने सोडा की एक बोतल पी ली, और पेट में थोड़ी जगह महसूस करते हुए, वो खुद को रोक नहीं पाया और पीछे की रसोई में झांकते हुए पूछा, बाई ये, क्या खाना तैयार है? क्या खाना तैयार है? तभी लिन जिमो वहां पहुंच गया। अंदर आते ही उसने वांग जाई को देखा। वांग जाई ने खाली बोतल को डिब्बे में रखा और मुड़कर देखा तो उसकी नजरें लिन जिमो से मिली।
तुम यहाँ क्यों हो? हे भगवान, आपको ये जगह कैसे मिली? दोनों ने एक ही समय पर बात की। फैन झोंक के मन में कई सवाल थे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? काय शियाओहुआ ने उसके बगल में बैठे व्यक्ति को थपथपाते हुए फुसफुसाया, ये स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। हम, खैर, बचपन के दोस्त हैं। वांग जाई ने समझाया, मैं 1 महीने से ज्यादा समय से बाहर था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी इस जगह के बारे में पता होगा। लेकिन यह अभी खुला नहीं है। कोई बात नहीं, लिन जीमो ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब खाना बनाना शुरू करने जा रही हूँ। वांग जाई को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह अजीब है? लिन जीमो बैक किचन के छोटे से चेंजिंग रूम में अपने शेफ की वर्दी बदलने चला गया। हालांकि मौसम गर्म था, फिर भी उन्होंने आधी बाजू की शेफ की वर्दी पहनी हुई थी। उनके छोटे बॉस ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन उन्हें हर दिन इसे पहने हुए देखकर वे और अन्य 2 लोग प्रभावित हुए। अब इसे पहने बिना खाना बनाते समय उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। जैसा कि लिटिल बॉस ने कहा था, यह उनकी युद्ध वर्दी थी। वाह, मैं तो हैरान रह गया। वांग जाई जानता था कि बाई ये बैक किचन के कर्मचारियों के अलावा किसी और को अंदर आने की अनुमति नहीं देता, इसलिए वह केवल दरवाजे पर खड़ा होकर आश्चर्यचकित होता रहा। अरे, क्या तुम दोनों सचमुच बचपन के दोस्त हो? हाँ, वही लड़का जो बचपन से साथ साथ नंगे पैर खेलता था। वो पेशे से शेफ तो है, लेकिन इससे पहले एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम करता था और उसकी आमदनी काफी अच्छी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आएगा। वांग जाई को अब भी अविश्वास का भाव था, यह आदमी यहाँ कैसे पहुँच गया? दूसरी ओर, लिन जिमो ने बैक किचन में प्रवेश किया, बाई ये और वेई झाओ का अभिवादन किया और दिन के व्यंजन तैयार किए। सभी सामग्रियां तैयार थीं। बाई ये प्रतिदिन का मेनू पहले से तैयार कर लेती थी और कभी-कभी उन्हें कुछ बदलाव करने की अनुमति भी देती थी। लिन जीमो को तलने में महारत हासिल थी और उनका खाना बेहद स्वादिष्ट होता था। जब वह पहली बार आए, तो बाई ये ने उनके कुछ व्यंजन चखे और उन्हें अपने यहाँ रखने का पक्का फैसला कर लिया। ज्यादातर समय वह फिल्म और टेलीविजन सिटी के लिए बेंटो बॉक्स बनाते थे और रेस्टोरेंट के व्यंजनों में भी अपना योगदान देते थे। उनका अभिवादन करने के बाद लिन जीमो ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और बाई ये के सामने रखे नॉन स्टिक पैन को देखा। छोटे बॉस, आप क्या बना रहे हैं? मैं मेनू में एक नया व्यंजन जोड़ने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त आ रहा है, इसलिए मैं उसे इसे चखने दे रहा हूँ। ओह ओह, लिन जीमो ने जवाब दिया और खाना पकाना शुरू करने की तैयारी करने लगी। बाई ये की तरफ पैन में रखे आटे के टुकड़े चारों तरफ से हल्के सुनहरे रंग के हो चुके थे। अंदर से वे नर्म, पाउडर जैसे और पारदर्शी हो गए थे। बाई ये ने संतुष्टि से एक टुकड़े को चॉपस्टिक से कुरेदा और तेल निकालकर उन्हें पैन से बाहर निकालने लगा। वी झाओ, तुम्हारे मसाले कहाँ हैं? ये आ गए, ये आ गए। वी झाओ ने एक छोटा सा स्टेनलेस स्टील का कटोरा पकड़े हुए कहा, भाई, क्या तुम इसे चखकर देखना चाहोगे कि यह ठीक है या नहीं? बाई ये ने एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा निकाला, ध्यान से चखा और कहा, इसका स्वाद थोड़ा फीका है, थोड़ा और नमक डालिए। मैंने ज्यादा डालने की हिम्मत नहीं की। वी झाओ नमक लेने के लिए दौड़ा और बाई ये ने लापरवाही से आधा चम्मच नमक डाला और बिना किसी झिझक के उसे उड़ेल दिया, जिससे वे झाओ की आंखें फटी रह गईं और उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया। ये बस यूं ही था, आधा चम्मच ऐसे ही लापरवाही से। देखने में तो ये बेतरतीब लगता था, लेकिन किसी तरह तैयार उत्पाद का स्वाद हमेशा एकदम सही होता था। वी झाओ सीखना चाहता था, लेकिन वह इसे इतनी लापरवाही से नहीं कर सकता था। अगर उनमें इतनी प्रतिभा होती तो वे अपने परिवार से झगड़ा करके भाग नहीं जाते। बाई ये ने अपने हाथ में मौजूद व्यंजन में मसाले डालकर उसे अच्छी तरह से तैयार किया और सीधे कुछ चम्मच एक प्लेट में निकाल लिए। जाओ एक कटोरा ले आओ। ठीक है। वी झाओ खुशी खुशी एक छोटा कटोरा लेने चला गया। वह जानता था कि बाई ये उसके लिए कुछ बचाकर रखेगी। 2 ले आओ, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारा भाई लिन भी यहाँ है? बाई ये ने मुस्कुराते हुए डांटते हुए कहा, लिन जीमो, मेरी नई डिश चखो। लिन जीमो दूसरे चूल्हे पर खाना पका रहा था और यह सुनकर उसने जवाब दिया। बाई ये ने उन सभी के लिए एक एक हिस्सा अलग रख दिया, फिर थाली लेकर बाहर चली गई। ये आ गए, ये आ गए। वांग जाई तुरंत मेज की ओर दौड़ पड़ा और उसने अपनी चॉपस्टिक निकालकर तोड़ दी। ये फ्राइड नूडल्स हैं। वास्तव में
वह फूड स्ट्रीमर बनने के योग्य था। भले ही यह पहले खाए गए फ्राइड नूडल्स से थोड़ा अलग था, फिर भी वह इसे तुरंत पहचान सकता था। हाँ, लेकिन मैंने पारंपरिक विधि का प्रयोग नहीं किया, बाई ये ने प्लेट को मेज पर रखते हुए कहा। पारंपरिक फ्राइड नूडल्स को पकाते समय लगातार हिलाते रहना पड़ता है, जिससे नूडल्स के टुकड़े थोड़े टूट सकते हैं। अंत में इसमें खास मसाला और उबलता पानी मिलाया जाता है, या फिर तिल के पेस्ट को बर्तन में गर्म किया जाता है। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन इसमें तरल पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे यह उनके बेंटो स्टॉल के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए बाई ये ने कुछ सुधार किए। उन्होंने लगातार तली हुई नूडल्स की जगह तवे पर तलना शुरू किया, ताकि नूडल्स की गुणवत्ता बरकरार रहे। मसाले में तिल का पेस्ट और बारीक कटा हुआ लहसुन मिलाया गया, जिसे अन्य मसालों के साथ मिलाकर सीधे व्यंजन पर डाला गया। सॉस थोड़ी गाढ़ी थी, लेकिन नूडल्स पर अच्छी तरह से लग गई। इस तरह, चाहे इसे बेंटो बॉक्स में परोसा जाए या पेय पदार्थों के साथ अलग से स्नैक के रूप में ऑर्डर किया जाए, ये बढ़िया रहेगा। मुझे चखने दो। वांग जाई की चॉपस्टिक चलाने की तेजी से ही उसकी उत्सुकता जाहिर हो गई। उसने एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से चखा। इसका रूप रंग तो पारंपरिक फ्राइड नूडल्स से अलग था ही, साथ ही इसका स्वाद और बनावट भी अलग थी। बाई ये द्वारा बनाए गए फ्राइड नूडल्स अलग अलग टुकड़े थे। खाने पर सबसे पहले स्टार्च और तेल की मिली जुली खुशबू आती थी, जो पैन में तले हुए स्टार्च के कारण होती थी। ये साधारण फ्राइड नूडल्स की सुगंध से कहीं अधिक स्वादिष्ट था। इसके अलावा फ्राइड नूडल्स की इस सर्विंग में सूप नहीं था, बल्कि मसाला सीधे फ्राइड नूडल्स पर डाला गया था। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे खाना अधिक सुविधाजनक था। वांग जाई द्वारा टुकड़े को काफी देर तक चबाने और निगलने के बाद बाई ये ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसा है? वाह, इस तरीके से नूडल्स बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से नरम और चिपचिपे बनते हैं। मसाला नूडल्स पर पूरी तरह से लग जाता है, जिससे उनका स्वाद उभर कर आता है। साथ ही मुझे लगता है कि आपका मसाला बढ़िया बना है। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन बहुत अच्छा है, लहसुन के पानी से भी बेहतर। इससे नूडल्स और भी तीखे और स्वादिष्ट बनते हैं। वांग जाई थोड़ी देर रुका, फिर फैन झोंग और काई शियाओहुआ को पुकारा। अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है, आप आकर इसे चखें। युवा दंपति भोजन के डिब्बे लगाने, उपकरणों को प्लग इन करने आदि में व्यस्त थे, तभी उन्होंने वांग जाई की आवाज सुनी। हम काम पर हैं। फैन झोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, सब लोग इसे आजमाओ। फैन झोंग और काई शियाओहुआ ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और पास आए। ये जानते हुए कि यह फ्राइड नूडल्स हैं, दोनों को लगा कि फ्राइड नूडल्स का रूप रंग काफी बदल गया है, लेकिन उन्हें प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। दोनों ने चॉपस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सीधे दो टूथपिक्स निकाले और सतह पर मौजूद कुरकुरी परत की मदद से आसानी से नूडल्स के टुकड़े उठा लिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत नर्म है। ये स्वादिष्ट है, इसका स्वाद बाहर बिकने वाले से कहीं बेहतर है। फैन झोंग ने कहा, मालिक, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो शाओहुआ से पूछ लीजिए। काई शियाओहुआ एक के बाद एक टुकड़ा खा रही थी। अचानक अपने प्रेमी के कहने पर, उसने झट से सिर हिलाते हुए कहा, स्वादिष्ट, बाहर से भी बेहतर। क्या मैंने इसे पहले बाहर नहीं खाया है? अरे बेवकूफ लड़की, तुमने इसे क्यों नहीं खाया? तुम भूल गई थी, उस साल तुम्हें सर्दियों की छुट्टियों की तारीख याद नहीं रही और तुम 10 दिन पहले ही वापस आ गई थी। मैं तुम्हें लेने गया था, तुमने कहा कि तुम्हें ठंड लग रही है, और मैंने तुम्हारे लिए एक कटोरी खरीदी। वो फ्राइड नूडल्स थे, काई शियाओहुआ ने याद करते हुए कहा, वो फ्राइड नूडल्स थे। मुझे बस इतना याद है कि सूप बहुत गर्म था और उसमें स्टार्च के छोटे छोटे कण थे। मुझे तो लगा कि ये यहाँ का कोई खास तरह का सूप है। काई शियाओहुआ पूर्वोत्तर की मूल निवासी नहीं थी, लेकिन वो उससे बहुत दूर भी नहीं थी। उसने फैन झोंग से डेटिंग तब शुरू की जब वो यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी। उसने इसे एक बार खाया था, उसे बस इतना याद था कि उसमें बहुत सारा गर्म सूप था, लेकिन उसे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं था। मुझे अब भी लगता है कि बॉस वाला वर्जन बेहतर है। जो तुमने मेरे लिए खरीदा था वो सर्दियों में खाने के लिए अच्छा था, ये वाला गर्मियों के लिए उपयुक्त है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये तो सच है। फैन झोंग ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। मुझे भी इसे सर्दियों में खाना पसंद है, गर्मियों में नहीं। गर्मियों में बियर, धीमी आंच पर पके व्यंजन और छोटे मोटे बारबेक्यू ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सबको यह अच्छा लगा, तो मैं इसे मेनू में शामिल कर दूंगी, बाई ये ने कहा।
यह अच्छा है, लेकिन इसे बनाने में काफी समय लगता होगा, है ना? कोई बात नहीं, हम दिन में 2 बर्तन बनाएंगे, जब तक कि सारा माल बिक न जाए, बाई ये ने कहा। पहले बाजार का जायजा ले लेते हैं। आज इसे बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पाउडर के ब्लॉक को पहले से बनाना पड़ता है, फिर इसे प्राकृतिक रूप से ठंडा होने और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। कल बाई ने केवल एक छोटा कटोरा बनाया था, और जो उन्होंने अभी खाया था उसके अलावा एक और बर्तन के लिए पर्याप्त भोजन बचा था। हालांकि वांग जाई वास्तव में बाई ये के घर पर दिन में 4 बार भोजन करना चाहता था। दुर्भाग्य से जैसे ही दोपहर का भोजन शुरू हुआ, उसके अच्छे दोस्त ने फोन किया और उसे जाना पड़ा। हालांकि वांग जाई ने फिर भी 3 बेंटो बॉक्स, ब्रेस्ड मीट का एक बड़ा टुकड़ा, चिकन के कंकालों का एक बैग और विभिन्न प्रकार के तले हुए व्यंजनों का एक पैकेट पैक किया। खाने का ये बड़ा ढेर काफी महंगा था, इसलिए बाई ये ने विनम्रता से कहा, आइए आइए, मैं आपको छूट दूंगा। बॉस बाई से इसे मुफ्त में लेना लगभग असंभव था। वांग जाई, जो बाई ये को इतने लंबे समय से जानता था, जाहिर तौर पर उसे अच्छी तरह समझता था, और हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में अपने भाई से वापस ले लूंगा। वहां से निकलने के बाद वांग जाई सीधे अपने अच्छे दोस्त के घर चला गया। उस अच्छे दोस्त ने उसे खाने के मेनू और ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा करने के अलावा किसी और कारण से आमंत्रित नहीं किया था। वांग जाई के अच्छे दोस्त होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनका स्वाद कितना नाजुक है, इसलिए वह वास्तव में बाई ये को अपनी शादी के भोज के लिए खान पान की व्यवस्था करने के लिए राजी करना चाहते थे। होटल में समस्या होने का बहाना सरासर झूठा था। असल वजह ये थी कि मेरे इस दोस्त ने शादी की दावत पहले अपने गृहनगर में रखी थी। होटल शहर से आए दोस्तों और ग्राहकों के लिए था। सारे रिश्तेदार गांव में थे। आजकल कुछ लोग शहर में शादी करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग गांव में शादी करना पसंद करते हैं। वांग जाई के अच्छे दोस्त का परिवार भी कुछ ऐसा ही था। उनके दादाजी ग्राम पार्टी सचिव थे, और सबसे बड़े पोते होने के नाते गांव में एक भव्य शादी होना अनिवार्य था। क्योंकि उन्होंने पहले 2 गांव के भोज रसोइयों को काम पर रखा था जो संतोषजनक नहीं थे, इसलिए इस अच्छे दोस्त को तुरंत वांग जाई द्वारा बताए गए व्यक्ति का ख्याल आया। इसीलिए उसने वांग जाई से संपर्क किया, जो शूटिंग खत्म करने के बाद रातों रात वापस आ गए। वांग जाई बेंटो बॉक्स, तले हुए खाने, भुने हुए मांस और अन्य पके व्यंजनों से भरा एक बैग लेकर आया। उसका दोस्त अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे तले हुए चिकन की खुशबू आई। अरे वाह वांग जाई, तुम तो कमाल कर रहे हो, बहुत वफादार हो। जियाक्यू, आओ खाना खाओ। मुफ्त में खाना चाहते हो? वांग जाई ने उसका हाथ झटक दिया। तुमने मुझे इतनी दूर से वापस बुलाया, और अब भी मुफ्त में खाने की उम्मीद कर रहे हो? समझ गया। इस अच्छे दोस्त ने वांग जाई पर चिल्लाते हुए कहा, भाई, तुम मेरे इकलौते भाई हो। अब ठीक है, लेकिन बाई ये ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा था कि वो शादी की दावतें नहीं बनाते, पर पता चला कि वो बनाते हैं। इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए उनके व्यंजन पैक किए हैं, वांग जाई ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेनू में से कितना तय किया है? इसी क्षण अंदर से एक खूबसूरत लंबी लड़की बाहर आई। वांग जाई यहाँ है, वह क्या लाया है? मुझे लगता है मुझे तले हुए चिकन की खुशबू आ रही है। हाँ, तला हुआ चिकन है। और वो बेंटो बॉक्स, ब्रेस्ड मीट और ब्रेस्ड चिकन के टुकड़े भी हैं, उसी जगह से जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वांग जाई ने एक एक करके बैग से सामान निकाला और अपने दोस्त की डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे डूजे, क्या तुम्हारे दादाजी ने बताया कि उन्हें कितनी टेबल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद डूजे ने कहा, मैंने अभी तक ज्यादा पकवानों के बारे में नहीं सोचा है। मेरे दादाजी के परिवार की तरफ से कम 30 से 40 मेजें होंगी। उन तीनों ने अपने हाथ धोए, और लड़की ने तले हुए चिकन का पेपर बैग खोलते हुए कहा, ये तला हुआ चिकन तो वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। डूजे, एक प्लेट ले आओ, ये फ्राइड चिकन की फैमिली प्लेट है। टेबल पर एक बड़ी सपाट प्लेट रखी गई, और वांग जाई ने धीरे धीरे उसमें रखी सामग्री को बाहर निकाल दिया। इसमें 4 तले हुए चिकन ड्रमस्टिक, 2 जोड़ी तले हुए चिकन विंग्स, तले हुए सॉसेज, तले हुए चिकन कटलेट, तले हुए चिकन की खाल और तले हुए मीटबॉल भी थे। चिकन कटलेट पहले से ही पतली पतली पट्टियों में कटे हुए और मसालेदार थे। ड्रमस्टिक्स पर सॉस लगी हुई थी। हालांकि चिकन विंग्स पर सॉस नहीं लगी थी, लेकिन कहा गया था कि वे मसालेदार थे। हालांकि पूर्वोत्तर में मसालेदार स्वाद सिचुआन और हुनान से अलग है, यह उतना तीखा नहीं होता।
कुछ बांस की सीखें भी शामिल थीं। पहले तले हुए चिकन लेग पीस खा लो, ये सब ताज़े तले हुए हैं। अगर मुझे गाड़ी न चलानी होती, तो तुम इन लेग पीस को देख भी नहीं पाते। अरे, ये तलने का तरीका केएफसी और मैकडॉनल्ड्स जैसा ही है, इसमें भी कुरकुरा और परतदार क्रस्ट बनता है। फोंग नान नाम की ये लड़की डूजे से शादी करने वाली थी और उसके साथ रहने भी लगी थी। फोंग नान की अच्छी कद काठी और सुंदरता के बावजूद वह वास्तव में डूजे की तरह ही बहुत खाने वाली थी। संयोगवश वह ऐसी लड़की थी जो बिना मोटी हुए खूब खा सकती थी। वांग जाई ने कई बार उसे मुकबांग स्ट्रीमर बनने के लिए मनाने की कोशिश की थी। मतलब बेहिसाब खाने वाली नहीं, बल्कि बढ़िया खाने का लुत्फ उठाने वाली। क्योंकि फोंग नान को खाते हुए देखना आनंददायक था। बेशक इसके लिए शर्त ये थी कि उसे वो खाना पसंद हो जो वह खा रही थी। इस समय चिकन लेग पीस उसे बहुत पसंद थे, इसलिए दोनों सज्जनों ने फोंग नान को पहले चुनने दिया। 4 ड्रमस्टिक थे, जिनमें से 2 बिना सॉस वाले ओरिजिनल फ्लेवर के थे, लेकिन उनके साथ मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर के पैकेट भी थे, ताकि वह जरूरत पड़ने पर उन्हें छिड़क सके। बाकी 2 मीठे और मसालेदार सोया सॉस फ्लेवर और हनी मस्टर्ड फ्लेवर के थे। फोंग नान ने सबसे पहले ओरिजिनल फ्लेवर वाला चुना। चिकन ड्रमस्टिक स्वादिष्ट है या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि चिकन का मांस कितना ताज़ा है। वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे तले हुए चिकन ड्रमस्टिक्स का सारा बैच बाय ये ने उसी चिकन प्रसंस्करण संयंत्र से खरीदा था। वे प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में माल भेजते थे कि स्टॉक हमेशा ताज़ा रहता था। इसके अलावा, हालांकि अब आंटी वांग तलने के लिए जिम्मेदार थीं, बाय ये ने विशेष रूप से उनके लिए एक टाइमर लगाया था, जिससे उन्हें तलने के समय को सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। इसलिए चिकन एकदम सही पका था। सतह पर परतदार बैटर बेहद कुरकुरा था और जब चिकन को फाड़ा गया तो उसमें से रस निकलता था, जो दर्शाता था कि यह ताज़ा और स्वादिष्ट था। फैंग नान ने चिकन लेग पीस को फाड़कर खोला, उसमें से धीरे धीरे रस निकलते देखा और तुरंत एक टुकड़ा खा लिया। कैसा है? जूजे पहले से ही एक और चिकन लेग पीस लेने के लिए उत्सुक था। वह सूक्ष्म सुगंध, जो दिल में गुदगुदी करते हुए गहराई तक उतर जाती थी, मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती थी, मानो जल्दी से एक टुकड़ा खा लेने की इच्छा हो। स्वादिष्ट तला हुआ चिकन ड्रमस्टिक अच्छा है, मसाला बढ़िया है और इसे एकदम सही तरीके से तला गया है। सचमुच लाजवाब। फोंग नान ने चिकन लेग पीस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर डूजे के मुंह में डाल दिया और कहा, एक व्यक्ति के लिए इतना खाना बर्बाद होगा, चलो इसे आपस में बांट लेते हैं। हमारे पास खाने के लिए और भी चीजें हैं। ठीक है। डूजे और फोंग नान ने सोया सॉस के स्वाद वाला एक और मीठा और मसालेदार व्यंजन साझा किया और फिर अपना ध्यान अन्य तले हुए व्यंजनों पर केंद्रित किया। वांग जाई ने मूल स्वाद वाला एक टुकड़ा अकेले खाया और कुछ निवाले खाने के बाद उसने उस पर थोड़ी सी मिर्च का पाउडर छिड़का और बड़े चाव से खाया। चिकन की खाल कुरकुरी और बहुत खुशबूदार थी, लेकिन वह ज्यादा नहीं खा सका, इसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उन्हें वजन बढ़ने का डर नहीं था, बल्कि इस बात का डर था कि बाद में वे कुछ और खा नहीं पाएंगे। सौभाग्य से कुल मिलाकर ज्यादा टुकड़े नहीं थे और हर व्यक्ति द्वारा एक एक टुकड़ा चखने के बाद वे खत्म हो गए। वहां केवल एक ही तला हुआ चिकन कटलेट था, जिसे 5 या 6 टुकड़ों में काटा गया था, जिसका बाहरी भाग कुरकुरा और अंदर का भाग नरम था, और यह नरमी चिकन ड्रमस्टिक की नरमी से अलग थी। उनके पास पनीर वाले भी थे, लेकिन जब मैंने इतने सारे देखे तो मैंने उसे नहीं मांगा, वांग जाई ने कहा। उसका फ्राइड चिकन वाकई बहुत अच्छा है। क्या आपको यकीन है कि उसकी दुकान सिर्फ फ्राइड चिकन बेचने वाली दुकान नहीं है? बाद में, जब तुम उसका बेंटो खाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वह किस चीज में माहिर है। ये सब तो साइड डिश हैं। वांग जाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम बहुत हैरान हो जाओगे। उन तीनों ने तले हुए व्यंजन खाए और कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था, लेकिन मछली के मीटबॉल और कटलफिश के मीटबॉल साधारण हॉटपॉट मीटबॉल थे, जिनमें कोई खास स्वाद नहीं था। अगर इनकी तुलना करने के लिए फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स और फ्राइड चिकन विंग्स न होते, तो ये ठीक ठाक होते, लेकिन इनसे पहले परोसे गए बेहतरीन व्यंजनों के मुकाबले ये साधारण लग रहे थे। डूजे ने बाद में पके हुए मांस और चिकन के कंकाल को खाने के बारे में सोचा, चलो पहले बेंटो खा लेते हैं, फिर पके हुए मांस और चिकन के कंकाल को चखते हैं। क्या ये चीजें पीने के लिए उपयुक्त नहीं हैं? वांग जाई, चलो आज रात एक ड्रिंक लेते हैं। वांग जाई की आंखों में एक चमक आई, ठीक है।
तले हुए खाने और धीमी आंच पर पकाए गए मांस को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर उन तीनों ने एक एक बेंटो बॉक्स लिया। मैंने सबसे महंगा बेंटो ऑर्डर किया था, वांग जाई ने बताया, इसमें हर व्यंजन है। सबसे महंगा वाला कितने का है? उनके व्यंजन हर दिन बदलते रहते हैं, इसलिए कीमत में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। आज की कीमत 35 है। लगभग 10 व्यंजन होंगे, है ना? उसके पास 12 व्यंजन हैं, 3 बड़े मांस के व्यंजन, 3 छोटे तले हुए व्यंजन और 3 सब्जी के व्यंजन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये 9 नहीं है? फोंग नान ने पूछा। इसके साथ 3 छोटी साइड डिश भी हैं। अगर मुख्य व्यंजन खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरता है, तो आप और चावल ले सकते हैं। मुख्य व्यंजन सीमित मात्रा में हैं, लेकिन ये छोटी साइड डिश मुफ्त में खाई जा सकती हैं। मैं समझ गई, ये छोटा बॉस तो काफी अच्छा है। फोंग नान ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, उनकी दुकान पर कई लोग हर दिन खाना खाते हैं, न केवल इसलिए कि स्वाद अच्छा है और मात्रा अधिक है, बल्कि इसलिए भी कि कीमत किफायती है। उनकी कुशलता के आगे अन्य रेस्तरां की स्टिर फ्राई की कोई तुलना नहीं है। वांग जाई ने कहा, लेकिन वे हर दिन आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि खाना स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसलिए भी कि मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। वहाँ एक बड़ा भाई है जो बहुत खाता है, ऐसा कि चावल की दूसरी सर्विंग लेने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। लेकिन हर बार जब वो और लेने जाता है, तो छोटा मालिक उसका कटोरा पूरा भर देता है, इस डर से कि कहीं उसका पेट न भर जाए। हालांकि महंगे पकवान दोबारा नहीं दिए जा सकते, लेकिन उसके लिए दूसरे पकवान और साइड डिशेस जोड़ दिए जाते हैं। क्या वह मांस के व्यंजन नहीं दे सकता? वह इन्हें यूं ही मुफ्त में नहीं दे सकता। वह जिस मात्रा में देता है, उसे देखिए, अगर वह एक और स्कूप देगा, तो उसे नुकसान होगा। भले ही उसे नुकसान न हो, लेकिन वह ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सकता, डू जे ने कहा। ये सच है। आज के मुख्य व्यंजन थे स्ट्यूड चिकन के टुकड़े, ब्रेस्ड लैम्ब और मैकेरल। मैकेरल मछली का एक टुकड़ा था, चिकन के कुछ टुकड़े एक स्कूप में थे, और धीमी आंच पर पकाया हुआ मेमने का मांस अपेक्षाकृत कम था, बस 3 या 4 टुकड़े। लेकिन उसका लाल भूरा रंग देखकर ही भूख बढ़ जाती थी। भेड़ का मांस थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मुझे इसे खाना पसंद नहीं है। डूजे, ये सब तुम्हारा है, फोंग नान ने कहा। फोंग नान मेमने का मांस बहुत कम ही खाती थी, सिवाय मेमने के कबाब के। एक टुकड़ा चख कर देखो, डूजे ने मेमने को अपने बेंटो बॉक्स में रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक टुकड़ा छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो फिर ये सब मेरा है। डूजे ने मेमने का ये टुकड़ा सीधे अपने मुंह में डाल लिया। स्वाभाविक रूप से मेमने के मांस में कोई जंगली गंध नहीं थी, चखने पर केवल मेमने के मांस की अनूठी कोमलता का ही एहसास हुआ। मसालेदार और लजीज स्वाद के साथ मिलकर इसने तुरंत डूजे की स्वाद कलियों को मोहित कर लिया। वाह, कितना स्वादिष्ट है! डूजे ने वांग जाई से बात खत्म करते हुए कहा। वांग जाई, मैंने कितने स्वादिष्ट भोजन को मिस किया। भोज में जरूर मेमने का मांस होगा। हम वांग जाई ने अनमने ढंग से जवाब दिया। वह इतना व्यस्त था कि बोलने का भी समय नहीं था, ऊपर देखकर अपने भाई को एक नजर देखने की तो बात ही दूर। उसने 1 महीने से अधिक समय से बाई ये के हाथ का बना खाना नहीं खाया था, और अब वह खुद को रोक नहीं सकता था। करने के लिए बहुत काम थे, लेकिन वो उनके बारे में तब बात करता जब उसका पेट भर जाता। डूजे ने उत्साह के साथ फोंग नान की ओर देखा और कहा, नान, ये सचमुच स्वादिष्ट है, एक निवाला खाओ। सचमुच। फोंग नान को अब भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था। देखो, क्या तुम्हारा आदमी तुमसे झूठ बोलेगा? मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा टुकड़ा चुनता हूँ। डूजे ने एक अपेक्षाकृत छोटा टुकड़ा चुना। आओ, अपना मुंह खोलो। फोंग नान ने अपना मुंह खोला, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लीं। फोंग नान ने इसे आजमाने के लिए सहमति तो दे दी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ झिझक थी। दरअसल, यह उसका मनोवैज्ञानिक आघात था। जब वह छोटी थी, तो वह अपने माता पिता के साथ अपनी दादी के घर गई थी, और उसकी दादी ने 3 लोगों के परिवार के लिए मेमने का एक बड़ा बर्तन पकाया था। उसे नहीं पता था कि खाना पकाने का तरीका गलत था या मेमने के मांस में ही तेज गंध थी। जब भेड़ के मांस के इस स्टू का बर्तन मेज पर रखा गया, तो उसमें से एक तेज मछली जैसी और जंगली जानवरों जैसी गंध आई। उस समय फोंग नान बहुत छोटी थी, केवल 7 या 8 साल की, और जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसने कहा कि वह इसे नहीं खाएगी।
उसके माता पिता को लगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे एक टुकड़ा खाने के लिए फुसलाया। नतीजा ये हुआ कि जब उसने वह टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें से मछली और जंगली जानवरों जैसी गंध आ रही थी, और फोंगनान ने उसे थूक दिया। तब से उसने कभी मेमने का मांस नहीं छुआ, और उसे उसकी गंध भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बाद में, जब उसने डूजे के साथ डेटिंग शुरू की, तो वह धीरे धीरे मेमने के कबाब जैसी चीजों को स्वीकार करने लगी, जिन्हें खाने के लिए उसने उसे प्रोत्साहित किया था। भुने हुए मांस की खुशबू अच्छी थी, इसलिए वह इसे कुछ हद तक स्वीकार कर सकती थी। जैसे ही मेमने का मांस उसके मुंह में डाला गया, फोंगनान को तुरंत पछतावा हुआ। बुरी यादें ताज़ा हो गईं और उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे फिर से वही मछली जैसा और जंगली जानवरों जैसा स्वाद न चखना पड़े। हालांकि, दांत पीसकर और कुछ बार चबाने के बाद, फोंगनान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और धीरे से हम की आवाज निकाली। कैसे हुआ? जूजे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आदमी तुमसे झूठ कैसे बोल सकता है? ये सचमुच स्वादिष्ट है, मुझे इसमें मछली या जंगली जानवरों जैसी कोई गंध नहीं आ रही है। आमतौर पर, बाहर पकाए गए मेमने के मांस में शायद ही कभी मछली या जंगली जानवरों जैसी गंध आती है। अगर ऐसा होता, तो इसे कौन खरीदता? वांग जाई ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही, आज संयोग से हमारे पास लिटिल बॉस द्वारा बनाया गया मेमना है, ताकि आपकी मेमने से जुड़ी यादें ताज़ा हो जाएं। डूजे ने अपने बेंटो बॉक्स से मेमना उठाते हुए कहा और उसे फोंगनान के सामने रख दिया। तुम ये सब मुझे दे रहे हो? क्या तुम इसे खुद नहीं खा रहे हो? अरे, मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा करूं? डूजे ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरी पत्नी अच्छा खाएगी, तो मैं भी अच्छा खाऊंगा। वैसे भी, ये तो बस मेमने के कुछ टुकड़े ही हैं। अगर तुम्हें पसंद आए, पत्नी, तो हम आज रात खास तौर पर खाने जा सकते हैं। तुम बहुत अच्छी हो। फोंगनान मुस्कुराए और खुशी खुशी मेमने का मांस खाने लगी। 5-6 टुकड़े खाने के बाद भी फोंगनान को और खाने की इच्छा हुई। बाकी व्यंजन भी स्वादिष्ट हैं। वांग जाई ने उन्हें याद दिलाया। मैकेरल मछली को सॉस में पकाया गया था, और प्रत्येक सर्विंग केवल एक हाथ की चौड़ाई का टुकड़ा थी, लेकिन इतनी सारी डिशेज को मिलाकर, मात्रा कम नहीं थी। मैकेरल मछली में हड्डियां कम और मांस अधिक होता है। मुख्य केंद्रीय हड्डी और पृष्ठीय पंख और उदर गुहा में मौजूद हड्डियों के अलावा, मांस में कोई हड्डी नहीं होती है। उनके क्षेत्र में मैकेरल अपेक्षाकृत आम मछली है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसका स्वाद अच्छा होता है, इसे खाना सुविधाजनक होता है और इसकी कीमत किफायती होती है। कुछ जगहों पर तो फिलिंग के लिए सीधे मैकेरल मछली का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही स्वाद के लिए थोड़ा सा चर्बीदार सुअर का मांस और चिव्स मिलाए जाते हैं, जिससे ये बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। सॉस में पकी हुई मैकेरल मछली भी अच्छी होती है। इसकी सुगंध भरपूर होती है, और मछली के कटे हुए हिस्से पर सॉस की एक परत चढ़ी होती है, फिर भी अंदर से यह बिल्कुल सफेद होती है, और इसका स्वाद भी बढ़िया होता है। चिकन के टुकड़ों का स्वाद विशेष था। अरे, ये कुछ टुकड़े आयरन पॉट स्टू। हाँ, उसके यहाँ मिलने वाले सारे चिकन के टुकड़े आयरन पॉट स्टू विधि से बनाए जाते हैं, और सारी सामग्री भी गुप्त रूप से छोटे मालिक बाई ये द्वारा तैयार की जाती है ना इसका स्वाद लाजवाब। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फोंगनान को आयरन पॉट स्टू बहुत पसंद था, चाहे वो मांस का स्टू हो, चिकन का स्टू हो या हंस का स्टू, उसे सब अच्छा लगता था। इसे भी मेनू में शामिल कर लो। अगर यह छोटा सा मालिक लोहे के बर्तन में बने स्टू में विशेषज्ञता रखने वाला एक रेस्तरां खोलता, तो वह निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाता। हा, आप तो आयरन पॉट स्टू के विशेषज्ञ हैं। अगर आप कहते हैं कि यह अच्छा है, तो यह वाकई बहुत अच्छा है। मैं उसे बाद में बता दूंगा। अन्य तले हुए व्यंजन और सब्जी के व्यंजन उन दोनों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। तले हुए व्यंजन ठीक ठाक स्वाद के हैं, फोंगनान ने टिप्पणी की। मैं इन्हें खाता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ जाने पहचाने से हैं। लेकिन ये बहुत ही शानदार नहीं हैं, बस औसत रेस्तरां के खाने से थोड़े बेहतर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये छोटे छोटे मांस और सब्जी के व्यंजन लिटिल बॉस ने नहीं बनाए हैं, लेकिन आपकी स्वाद कलिकाएं तो कमाल की हैं। क्यों ना आप अंदाजा लगाएं कि रसोइया कौन है? मैं अंदाजा लगाऊं? मुझे कैसे पता चलेगा? जूजे हंसते हुए बोला, मुझे सस्पेंस में मत रखो, बस बता दो। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बाद में अनुमान लगाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। अरे बदमाश, अगर मुझे पहले से ही पता होता, तो क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत पड़ती? जूजे ने हंसते हुए गाली दी।
लेकिन चूंकि वांग जाई ने कुछ नहीं कहा, इसलिए डूजे ने आगे पूछताछ नहीं की। आखिरकार ये कुछ व्यंजन कोई खास नहीं थे, इसलिए उसे इनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पेट भर खाना खाने के बाद फोंग नान ने मेज साफ की और डूजे ने पहले से लिखा हुआ मेनू निकाला और उसमें सावधानीपूर्वक ब्रेस्ड लैम्ब और आयरन पॉट स्टू को जोड़ा। स्टू किस तरह का होगा, इस पर वे बाद में चर्चा करेंगे। भाई ये और कौन कौन से व्यंजन बनाने में माहिर है? मैंने देखा है कि ज्यादातर बेंटो बॉक्स घर के बने व्यंजनों से भरे हुए हैं। घर के बने पकवानों में माहिर होना ही काफी है। वैसे भी बूढ़े आदमी को वो फैंसी और जटिल व्यंजन पसंद नहीं आते। वांग जाई ने ये भी कहा, बाई ये का ब्रेस्ड पोर्क बेली अच्छा है और छोटे शेर के सिर के आकार के मीटबॉल भी स्वादिष्ट हैं और इन्हें अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। इसके अलावा वह दावत के ऑर्डर भी ले सकता है, इसलिए ये सभी व्यंजन अच्छे होने चाहिए। मेरे पास एक सुझाव है। मुझे बताओ, तुम वापस जाओ और अपने पापा और दादाजी से बात करो कि वे कौन कौन से व्यंजन खाना चाहते हैं। फिर हम भाई ये को दोबारा ढूंढने जाएंगे। वह जो बना सकता है बना लेगा और जो वह नहीं बना सकता हम उसे हटा देंगे। तुम्हारा क्या विचार है? चलो ये करते हैं। इसी बीच बाई ये 3 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रही थी। उनके द्वारा संदेश का जवाब देने के बाद आयोजन समिति ने उन्हें प्रतियोगिता का समय और स्थान भेजा। पुनश्च एक अध्याय अचानक प्रकाशित हो जाता है। अप्रत्याशित छोटे छोटे सरप्राइज का आनंद लेने के लिए लेखक की विभिन्न तरीकों से प्रशंसा करना न भूलें। ये प्रतियोगिता अभी भी उनके शहर में ही थी, शायद इसलिए क्योंकि वह प्रांतीय राजधानी थी, इसलिए सभी प्रतियोगी यहीं एकत्रित हुए थे। हालांकि इस बार इसमें केवल उनका शहर और आसपास के कुछ छोटे शहर ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनके प्रांत के सभी प्रतियोगी शामिल थे। बाई ये ने पहले ही उन्नत प्रतियोगियों को देखा था। उनका प्रांत 10 प्रतियोगिता बिंदुओं में विभाजित था, जिसमें 9 प्रीफेक्चर स्तरीय शहर और एक स्वायत्त प्रीफेक्चर शामिल थे। प्रत्येक शहर में 100 स्थान थे, इसलिए इस बार लगभग 1000 लोग होने चाहिए, पिछली बार की तरह ही। लेकिन ऐसा होना असंभव नहीं है कि कुछ शहरों में 100 से भी कम लोग रहते हों। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और बाई ये अपना बैग पीठ पर लादे हुए फिर से चल पड़ा। हालांकि इस बार वो बस से नहीं, बल्कि अपनी नई खरीदी हुई पुरानी जिनबेई वैन से जा रहा था। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थल पहले की तरह ही वही था, वही विशाल इमारत, लेकिन इस बार यह छोटे से चौक में नहीं, बल्कि एक बंद जगह पर आयोजित किया गया था। ये व्यावसायिक परिसर के पीछे स्थित एक इमारत के दूसरे तहखाने में था। इंडोर स्थल चुनने का कारण ये था कि पिछले कुछ दिनों से तेज हवा चल रही थी। बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवाओं के कारण बाई परिवार की पुरानी दुकान ने पिछले कुछ दिनों से अपने देर रात के नाश्ते को अंदर स्थानांतरित कर दिया था और ग्राहकों की संख्या में काफी कमी आई थी, जिससे बाई ये को काफी नुकसान हुआ था। उनका मूड अच्छा नहीं था। बाई ये ने अपनी कार को भूमिगत पार्किंग स्थल में पार्क किया और सीधे प्रतियोगिता स्थल की ओर चल दिए। ये स्पष्ट नहीं था कि तहखाने के इस दूसरे स्तर का मूल उद्देश्य क्या था, क्योंकि वहां कई सीटें थीं, और यह भी अज्ञात था कि क्या उन्हें पिछले कुछ दिनों में ही वहां रखा गया था। संक्षेप में, पिछली बार की तरह ही बीच में 50 टेबलें लगाई गई थीं, जबकि बाईं और दाईं दोनों ओर दर्शकों के बैठने के लिए स्टैंड बनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक लोग बैठ सकते थे। सबसे आगे मंच था, जो पिछली बार की तरह ही था, जिसके बीच में 3 पर्यवेक्षक न्यायाधीश और दोनों ओर 5-5 सार्वजनिक न्यायाधीश बैठे थे। इन सार्वजनिक न्यायाधीशों का चयन आवेदन करने और उनकी जानकारी का सत्यापन करने के बाद यादृच्छिक रूप से किया गया था। मंच के ठीक सामने, सभी प्रतियोगियों के पीछे अलमारियों की कई पंक्तियां थीं। सुपरमार्केट में सीढ़ीदार सब्जी डिस्प्ले की तरह प्रत्येक खाने में एक अलग सामग्री रखी हुई थी। बाईं ओर सब्जियां थीं, दाईं ओर विभिन्न प्रकार के मांस और अंडे थे, और बीच में विशेष मसाले और एक बड़ा रेफ्रिजरेटर था। इस बार बाई ये देर से नहीं आया। जब वह बैठा तो प्रतियोगी क्षेत्र में अभी भी कई खाली सीटें थीं। बाई ये मुस्कुराया। इस बार पिछली बार जैसी शर्मनाक सामाजिक बदनामी नहीं होगी। लेकिन उसने बहुत जल्दी खुशी मना ली। प्रतियोगियों की सीटें जजों की सीटों के पीछे थीं, और अचानक उनमें से एक ने मुड़कर कहा, अरे नौजवान, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? बाई ये ने गौर से देखा। क्या ये वही तेज आवाज वाला बूढ़ा आदमी नहीं था जिसने पिछली बार उसके लिए रास्ता साफ करने में मदद की थी? पिछली बार जब वह सेमीफाइनल में पहुंचा था,
तो उसने उस बूढ़े आदमी को अपने 4 पुरस्कार के रूप में रखे बर्तन धोने के साबुन की बाल्टियों में से 2 बाल्टियां दे दी थीं। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने उसका अभिवादन करने के लिए मुड़ा, आसपास की सभी निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। भाई ये ने केवल अपना हाथ उठाया और अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, वृद्धा, अब आप न्यायाधीश बन गए हैं। ये बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। बिल्कुल सही, लोक न्यायाधीश, हमारी ड्यूटी हर दिन बदलती है। नौजवान, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। हालांकि अगर केवल बूढ़ा आदमी ही मुड़ जाता तो सब ठीक होता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी चीख सुनकर कई अन्य सार्वजनिक न्यायाधीशों ने भी अपना सिर घुमा लिया। ये कौन है? वो युवक देखने में अच्छा लग रहा है। ये हमारे शहर के उन 100 लोगों में से एक है जो पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। बकवास, अगर वो उन 100 लोगों में से एक नहीं होता, तो वह इन सेमीफाइनल में नहीं होता। मुझे वह याद है, वह भीड़ के बाहर खो गया था और एक बूढ़े आदमी ने जोर से चिल्लाकर उसकी मदद की, जिससे उसे अपना रास्ता खोजने में मदद मिली। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपनी नाक की ओर इशारा किया और जोर से जवाब दिया, यह मैं था, मैंने चिल्लाया था। भाई ये का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दरअसल उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों शर्मा रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के देखने और चर्चा करने के कारण यह अफवाह फैल गई थी कि कोई प्रतियोगी भीड़ से बाहर कहीं खो गया है, और अब उस अफवाह का मुख्य पात्र तुरंत मिल गया था। युवक, अच्छा काम जारी रखो। जजों की सीटों से कई लोगों को उस पर चिल्लाते हुए और कुछ लोगों को उसकी उम्र और उसके साथी के बारे में पूछते हुए सुनकर भाई ये केवल मुस्कुरा सकता था और हर किसी को सिर हिलाकर जवाब दे सकता था, क्योंकि पास ही में एक कैमरामैन मौजूद था। सौभाग्यवश जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य प्रतियोगी एक के बाद एक आते गए, और जब अंत में मेजबान मंच पर आया, तब जाकर सबका ध्यान उससे हटकर उस पर गया, जिससे बाई ये को राहत की सांस लेने का मौका मिला। वे लोग कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे, वह इसे संभाल नहीं पाया। इस प्रतियोगिता का प्रारूप पिछली प्रतियोगिता से कुछ अलग था। इस बार एक रैंकिंग प्रणाली अपनाई गई, जिसका अर्थ ये था कि प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा अपना व्यंजन पकाने के बाद सार्वजनिक जज एक छोटा कार्ड उठाएंगे और पर्यवेक्षक जजों के अंकों के साथ मिलाकर अंततः सभी को इसको स्कोर के आधार पर रैंक दी जाएगी। इसी प्रकार सार्वजनिक न्यायाधीशों द्वारा अंक दिए जाने के बाद तीनों पर्यवेक्षक न्यायाधीश भी अपने अंक देंगे। सेमीफाइनल में प्रतिभागियों की संख्या अभी भी काफी थी। पहले प्रत्येक शहर से 100 लोग होते थे और अब वे सभी यहाँ एकत्रित हुए थे। कुल मिलाकर 996 लोग थे, जिन्हें पिछली बार की तरह ही 3 दिनों की प्रतियोगिता में विभाजित किया गया था। ये पता नहीं चल पाया कि किस शहर में पर्याप्त प्रतियोगी नहीं थे। हालांकि 996 लोग 1000 से कम हैं, फिर भी लगभग 1000 लोगों में से शीर्ष 20 में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आखिरकार पहले प्रारंभिक दौर में ही 90% प्रतियोगियों को बाहर कर दिया गया था। उन 90% प्रतियोगियों में से अधिकांश या तो शौकिया थे या फिर खाना पकाने के औसत दर्जे के कौशल वाले लोग थे। आखिरकार भले ही सभी जजों को खाना बनाना आना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्हें कम से कम ये तो पता था कि चुने जाने के लिए कैसे खाना चाहिए। इस प्रतियोगिता का विषय था चावल। यह विषय बहुत ही व्यापक है, इसमें बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। बहुत से लोगों की पहली प्रतिक्रिया तले हुए चावल जैसी कोई चीज होती है। फ्राइड राइस की अनगिनत किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे आम है एग फ्राइड राइस और मिक्स्ड फ्राइड राइस। इसके अलावा लाओगानमा फ्राइड राइस, सोया सॉस फ्राइड राइस, सीफूड फ्राइड राइस और कई अन्य नई किस्में भी हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। इस प्रतियोगिता के विषय ने वास्तव में कुछ ऐसे शेफ को भी परेशान कर दिया जो व्यापक रूप से कुशल नहीं थे। जिस छोटे से रेस्तरां में बाई ये काम करता था, वहां उसे मेनू में मौजूद हर चीज बनानी आती थी। कभी कभी ग्राहक मेनू में न होने वाले व्यंजन भी ऑर्डर कर देते थे और उसे वो भी बनाने पड़ते थे, बशर्ते ग्राहक की मांग बहुत ही अजीब न हो। जहां तक फ्राइड राइस, फ्राइड पैनकेक और फ्राइड नूडल्स की बात है, लोग इन्हें हर दिन अलग अलग मात्रा में ऑर्डर करते थे। लेकिन कुछ बड़े रेस्तराओं के लिए किचन में काम का विभाजन कहीं अधिक विस्तृत होता है। पेस्ट्री शेफ और अन्य शेफ की बात तो छोड़ ही दीजिए, अकेले अन्य शेफ को भी बहुत बारीकी से विभाजित किया जा सकता है। आमतौर पर मुख्य व्यंजन हेड शेफ द्वारा बनाए जाते हैं और अन्य व्यंजनों को भी कई श्रेणियों में बांटा जाता है। बाई ये एक ऐसे सीफूड रेस्टोरेंट के बारे में जानती थी जहां एक शेफ, जिसे वहां काम करते हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था, केवल साधारण फ्राई बनाना जानता था।
जब उसकी फ्राई बनाने की कला एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई, तभी वह सीफूड व्यंजन बना सकता था। इस स्थिति में ये बहुत संभव है कि कुछ शेफ आमतौर पर फ्राइड राइस बिल्कुल नहीं बनाते हैं, जबकि अन्य फ्राइड राइस बनाने में विशेषज्ञता रखते हैं। भाई ये ने चारों ओर देखा, सभी गहरी सोच में डूबे हुए थे। प्रतियोगिता 10 मिनट में शुरू होने वाली थी। जो लोग पहले गए, उन्हें नुकसान हो सकता है क्योंकि उनके पास और भी अद्भुत रचनाएं करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लेकिन जो लोग बाद में आए, वे भी असहज थे, क्योंकि पहले ही इतना अधिक तला हुआ चावल खा लिया गया था कि जजों के लिए बाद के व्यंजनों को बहुत अच्छे अंक देना संभव नहीं था। इसलिए उन्हें और भी अधिक आकर्षक होना पड़ा। क्योंकि भाई ये ने देर से पंजीकरण कराया था, इसलिए उसका नंबर बहुत पीछे था, और इस बार भी वह बिल्कुल अंत में था। कई तरह के फ्राइड राइस बाजार में आ चुके थे, और बाई ये को जिन किस्मों के बारे में पता था, वे सभी काफी साधारण थीं। वहाँ किमची फ्राइड राइस, नमकीन अंडे की जर्दी वाला फ्राइड राइस, अनानास फ्राइड राइस, ड्रैगन फ्रूट फ्राइड राइस और मसालेदार स्टिक फ्राइड राइस भी थे। भाई ये अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयोजन समिति ने आज के विषय के लिए ड्रैगन फ्रूट क्यों तैयार किया था, और उसे ये भी नहीं पता था कि मसालेदार स्टिक्स कहाँ से आई थीं। बड़ी स्क्रीन पर गुलाबी रंग के तले हुए चावल को देखकर न केवल भाई ये चुप थे, बल्कि सार्वजनिक न्यायाधीशों का पूरा पैनल भी चुप था। इतनी अधिक मात्रा में तले हुए चावल खाने से जजों को काफी परेशानी हो रही थी। एक एक चम्मच खाने से ही उनका पेट लगभग भर गया था। और चूंकि वे सभी फ्राइड राइस थे, इसलिए उनमें कोई नयापन नहीं था। हालांकि बाई के ठीक पीछे वाली पंक्ति में बैठा एक युवक बहुत ही चतुर था और उसने ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स का एक व्यंजन बनाया। हालांकि बाई ये सार्वजनिक न्यायाधीशों की सीटों के पीछे बैठा था और इन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए अंकों को नहीं देख सकता था, लेकिन युवक के चेहरे पर खुशी देखकर वह अनुमान लगा सकता था कि सार्वजनिक न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया अच्छी रही होगी। इस दृश्य को कई लोगों ने देखा। इससे न केवल बाई ये का दिल हिल गया, बल्कि काफी लोगों की सोच भी बदल गई होगी। इसके बाद बाई ये ने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखे। कुछ लोगों ने उस युवक की तरह ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स बनाए, और उस व्यक्ति का व्यंजन दूसरों के व्यंजन की तुलना में कहीं अधिक सफल प्रतीत हुआ। वहाँ लोग मौके पर ही वॉन्टन बना रहे थे, तांग्युआन बना रहे थे, जियानबिंग बना रहे थे। बाई ये की आंखें मुश्किल से ही इन सब चीजों को देख पा रही थीं। चूंकि ऐसा है, तो वह कुछ अनोखा और स्वादिष्ट भी बनाएगा। पूर्वोत्तर के विशेष मुख्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं। कॉर्नमील पैनकेक, चिपचिपे बीन बन, तरह तरह के बड़े बड़े पकौड़े, और साथ ही खट्टे नूडल्स, दो ड्रॉप सूप, कोल्ड नूडल्स, ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स भी शामिल हैं। लेकिन सबसे सरल और घरेलू व्यंजन की बात करें तो, क्योंकि यह एक मुख्य भोजन था, इसलिए आज की प्रतियोगिता की प्रगति पिछली बार की तुलना में थोड़ी धीमी रही। इतना ही नहीं, दोपहर तक आयोजन समिति ने उन्हें रोटी, सॉसेज और मिनरल वाटर भी दिया। बाई ये ने ब्रेड को दबाकर देखा तो वो काफी नरम थी। उसने पैकेट फाड़कर एक टुकड़ा खाया, तभी उसके बगल में बैठी लड़की ने धीरे से कहा, इसमें तो हैम सॉसेज भी है, वाह। बाई ये अपनी हंसी नहीं रोक पाई। लड़की ने उधर देखा और बोली, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत पहले ही सार्थक हो गया था, बाई ये ने धीरे से समझाया। क्या सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सभी लोग पिछली बार के विजेता नहीं हैं? आयोजन समिति ने पुरस्कार दिए थे। इनाम, हमें बस एक ग्रुप फोटो मिली और हर किसी को खाना पकाने वाली वाइन की एक एक बोतल दी गई। ये तो मेरे आने जाने के खर्च के लिए भी काफी नहीं था। क्या आपके पास खाना पकाने वाली शराब है? हमारे पास तो नहीं थी। बाई ये आश्चर्यचकित रह गई। तो ये सब अलग अलग हैं। आप सबको क्या क्या मिला? उनके पीछे चश्मा पहने एक युवक उन दोनों के बीच झुककर बोला, मुझे किण्वित टोफू की 2 बोतलें मिली। मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर अलग अलग हैं। प्रारंभिक पुरस्कार प्रत्येक शहर द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रायोजित किए जाते हैं, इसलिए पुरस्कार भी अलग अलग होते हैं। 30 वर्ष की एक महिला ने कहा। तुम सबको क्या मिला? बाई ये ने पूछा। मुझे बर्तन धोने के साबुन के 4 बड़े बड़े डिब्बे मिले। वे इतने बड़े थे कि उनसे मेरा बैग भी फट गया। मैंने 1 किलो किमची का एक पैकेट खरीदा। तो फिर आपका तरीका सबसे किफायती है। 4 बड़े बर्तन धोने के साबुन के डिब्बे। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, इसमें झाग नहीं बनता, बाई ये ने ईमानदारी से कहा।
हमारे शहर में प्रतियोगिता अलग थी। ये 398 रुपये का चाकू का एक सेट था। उनके पीछे दाईं ओर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। सभी ने तुरंत ईर्ष्या भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।